वर्टेक्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आप लोगों को आज हम बताएंगे, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, विमाओं के अनुप्रयोग के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विमाओं के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग विमा ये जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने बीमा का लेक्चर नहीं देखा, बीमा एनालिसिस का, तो आप हमारा पिछला लेक्चर भी देखिए। उसमें हमने बीमा के बारे में डीप में डिस्कशन किया हुआ है। तो वो लेक्चर देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि क्या नाम है, आप लोग पहले वो लेक्चर जाके देख लें, फिर ये वाला लेक्चर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीमाओं के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं, यानी कि बीमाओं के हमने रीत पढ़ ली, बीमाओं के सब ऑपरेशन हमने पढ़ ली। लेकिन भैया एक चीज़ ये है, बताओ कि कोई पूछे बीमाओं के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, मतलब काहे के लिए हम पढ़ रहे हैं। मतलब भैया कोई ना, हर चीज़ जो पढ़ा जाता है कोई ना कोई मकसद के लिए तो पढ़ा जाता है। तो उन्हीं के अनुप्रयोगों को हम आज देखेंगे। तो पहला हमारा ये है कि किसी भौतिक राशि का जैसे मात्रक है, उसके मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो बीमाओं की सहायता से हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई राशि है Q, हम कोई राशि Q मान लेते हैं, वो Q है। तो भैया इसकी बीमा जो है हम लिख लेते हैं, मान लो MLT है, ML और T, और इनका जो पावर है वो मान लो M की जो बीमा है उसमें द्रव्यमान की वो ये है, और उस राशि में जो लंबाई की बीमा है वो B है, और जो हमारा T है उसकी जो बीमा है वो T⁻C है। ये हमने मान रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो हम किसी U1 सिस्टम में, U1 प्रणाली में इनका जब मापते तो मान लो U1 में हमारा क्या था, जिसे हमारे जो द्रव्यमान के मात्रक थे वो M1 थे, और U1 में जो हमारा द्रव्यमान के मात्रक M1 ले लेते हैं हम, और हमारा जो है लंबाई के मात्रक L1 ले लेते हैं, और समय के मात्रक को T2 ले लेते हैं। इसी तरह हम क्या करें, U2 में दूसरी पद्धति हमारे पास है मापने के लिए। तो U2 में हमने क्या किया कि भैया जो द्रव्यमान था हमारा उसको हमने M2 में मापा, लंबाई को L2 में, और समय को T2 में। तो लिख लेते हैं पहले M1, L2 और T2, इन चीज़ों में नापा। अब क्या हमें पता है कि क्या होता है, Q बराबर NU होता है, मतलब ये हमारा होता है मात्रक जो हमने यूनिट्स में यूज की, और ये हमारा आंकिक मान होता है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे 2 यूनिट यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, मान लो हमारे पास यहाँ पे ये N होगा, N1, और यूनिट कौन सी लगाई हमने, U1। तो ये भी तो बराबर होगा, दूसरे पद्धति में नापेंगे। भैया परमाण पद्धति किसी में भी नाप लें, लेकिन जैसे जो परमाण है वो वही तो रहेगा। बस ये है, उसका मात्रक, उसका संकेतक, उसकी सारी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन वो यूनिट जो थी Q वो Q ही रहेगी। तो यहाँ पे N2 और U2 लिख सकते हैं। अब इनकी हम बीमा अगर रखें तो हमने क्या कहा था कि इसमें जो द्रव्यमान और लंबाई और समय का मात्रक ये है, मान क्या रखा है उनकी बीमा, ये B और C बार सम्मिलित है। तो भैया लिख लेते हैं उसी तरह से, ये हो जाएगा N1 M1A L1B और T1 का पावर C इक्वल टू N2, और ये हो जाएगा हमारा M2 का पावर ये, और L2 का पावर B और T2 का पावर C। अब यहाँ से अगर हम N की वैल्यू निकालें, N2 की वैल्यू, तो N2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए N1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, M1 बटे M2 को लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब यहाँ पे L1 और L2 का पावर B लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तीसरे को T1/T2 की पावर C लिख सकते हैं। अब हमें इनका जो है
अनुपात इनका 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 और n1 की वैल्यू पता हो हमें तो हम n2 का मान दूसरे पद्धति में उसका आंकिक मान क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम्पल, तब आपको विधि समझ में आएगा। चलिए हम ये आप देख लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल कराते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कह रहा है कि 1 न्यूटन फोर्स का मात्रक है फोर्स। ये 1 न्यूटन को हमने बदलना है CGS, और ये किस में है MKS पद्धति में न्यूटन होता है, तो हमें न्यूटन को CGS पद्धति में बदलना है। देखना है क्या होता है। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, लेकिन ये हमको पता करना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है, क्योंकि आंकिक मान हमने पता करना है ना। तो वो निकालते कैसे हैं आइए देखते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स ये इसकी विमा क्या हो जाएगी MLT-2। अरे भैया द्रव्यमान और त्वरण, ठीक। अब यहाँ पे हमें देखने क्या पता चल रहा है कि जो हमारा यम है वो एक बार मतलब उसकी घात 1 है, L की घात 1 है और T की घात जो है -2 है। तो भैया मान लो यम के इस पद्धति में पहले देखते हैं। यम के इस पद्धति में हमने द्रव्यमान को किस में नापा है, किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में। इसमें क्या किया हमने, इसमें जो हमने किया है वो हमने सेंटीमीटर में लंबाई को मापा है, ग्राम में द्रव्यमान को मापा है और सेकंड में समय को मापा है। तो अब वही जो फार्मूला अभी आपको बताए थे हम, वो फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे। क्या बताए थे, Q बराबर N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब इनका जो है विमीय संतुलन करते हैं, देखते हैं फिर। तो लिखते हैं फिर N1 U1 का जो हम लिखेंगे विमीय सूत्र, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा होगा, मान लो M1 L1 और T1 है, यहाँ पे M2 L2 और T2 है, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे लिख देंगे M1 L1 और T1। अब घात 1 है 1 है और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 इक्वल टू N2 और M2 L2 और T2 -2। अब यहाँ से हम निकालेंगे N2 की वैल्यू, तो N2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये क्या है किलोग्राम, तो यहाँ पे केजी हो जाएगा, इसमें केजी में हमने नापा है, और ये हो जाएगा ग्राम, इसका पावर 1 होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा मीटर और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड, और ये -2, ये 1 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहा हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए आप इसको, तो इसको क्या N2 सॉरी यहाँ N1 होगा N1। अब N2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N1 की वैल्यू यानी 1 न्यूटन है यानी 1 होगी, और हमारा जो ये है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन ग्राम, यहाँ पे ग्राम, और यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 हो गया। अब एक चीज़ बताइए, आपके दिमाग में आया होगा कि भैया हमने किलोग्राम को ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, ग्राम को किलोग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। तो मेरे भैया हमको सीजीएस में बदलना है, और सीजीएस में जो यूनिट होती है किलोग्राम की वो ग्राम होती है, तो ग्राम में हमने बदलना था, और जो लंबाई का यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है, तो हम भैया सेंटीमीटर में सारी चीज़ें करेंगे ना, बदलेंगे। तो इसीलिए जिस पद्धति में हमको बदलना होता है उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें जो मात्रक होते हैं उस मात्रक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻², और ये टोटल हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के 5 डाइन, यानी जो हमारे पास आया निकल के वो क्या आया कि 1 न्यूटन जो होगा यम के इस पद्धति में वो सीजीएस पद्धति में डाइन के 10⁵ गुना होगा, मतलब ये, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसके दूसरे अनुप्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। आइए,
इसका दूसरा अनुप्रयोग हमारे पास है कि इस विमीय विश्लेषण की सहायता से हम किसी समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं या उसके विमीय संतुलन को देखते हैं। इसका दूसरा अनुप्रयोग है, आइए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे जो हमारा समीकरण होता है, समीकरण मतलब दो पद होंगे उसके, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष। तो एक सिद्धांत होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, मतलब विमाओं का समव्यंग्यता का सिद्धांत। वो क्या कहता है कि किसी भी समीकरण की दोनों तरफ की विमाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। मतलब भैया कि जो हमारा समीकरण है तो उसके दाएं पक्ष की विमा भी और बाएं पक्ष की विमा भी समान होगी। तो आइए एक समीकरण करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो मान लो हमारे पास समीकरण है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ये क्या है, ये सरल लोलक का आवर्तकाल है। तो इसको हमें क्या करना है, देखना है ये सत्य है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, अगर इसके दोनों तरफ की विमाएं समान हो गई तो ये सत्य होगा वरना असत्य होगा। तो आइए करके देखते हैं क्या है। तो इधर की विमा t की ये हो जाएगी t, इधर की ये कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, विमा खाली ये केवल इसकी होगी। तो ये वाला देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा L यानी L, G यानी कि L ये त्वरण होता है, त्वरण की विमा LT माइनस 2, और ये अंडर रूट था तो 1/2। अब क्या होगा, ये L से L कैंसिल, यहाँ क्या बचा T, और यहाँ ये T ऊपर लेके जाएंगे तो T टू द पावर 2 1/2। अब ये अंदर लाएगा यहाँ तो इसके पावर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, T इक्वल टू T। तो क्या देखने को मिला हमें कि भैया इसकी जो दोनों तरह की विमाएं हैं वो समान है, तो ये समीकरण क्या है, सत्य है। अब इसके आगे देखते हैं हम। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा, किसी कोई भौतिक राशि है तो वो हमें बताया जाता है कि इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो उनके बीच में हम उसकी सहायता से संबंध स्थापित करते हैं। किसकी सहायता से, विमीय विश्लेषण की सहायता से या विमीय रीतियों की सहायता से हम उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे बताया गया हमारा कि ये जो राशि है ये इन राशियों पर निर्भर करती है, तो करते हैं। तो आइए करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई राशि बताई गई, मान लो हमारे पास T था, सरल लोलक का आवर्तकाल। वो हमें बताया गया कि भैया ये जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, जो सरल लोलक का द्रव्यमान है उस पे डिपेंड करता है। चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया करता है। उसकी प्रभावी लंबाई जो होती है उस पे डिपेंड करता है, और गुरुत्वीय त्वरण G पे डिपेंड करता है। तो चलो हमने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कांस्टेंट को हटाएंगे। अब कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समानुपाती या प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा है इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो हम कांस्टेंट दे देते हैं। तो T इक्वल टू KMLG। अब क्या किया हमने, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो अभी तो हमें पता है नहीं कि उसमें कितनी विमाएं क्या हैं, तो हम मान लेते हैं जो हमारा द्रव्यमान है उसकी क्या है, घात A है, जो हमारा L है उसकी घात B है, और जो G है उसकी घात C है, A B C। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ की विमाओं को हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ T इक्वल टू M L, और G को क्या लिख सकते हैं हम, LT माइनस 2 की पावर C B A, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, L M L T, ये 0 0 और ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो M की पावर A, L की पावर B, और ये यहाँ से देखो, यहाँ पे आएगा तो C हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो B प्लस C हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास T टू द पावर माइनस 2C। अब दोनों तरफ को हम कंपेयर करते हैं कि क्या क्या है। देखो यहाँ M इक्वल टू 0 और यहाँ M इक्वल टू ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू, यहाँ से ये इक्वल टू M
और यहाँ पे 0, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ b l की पावर, यहाँ l की पावर 0, तो यहाँ b प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ t का पावर 1 है, यानी 1 इक्वल टू माइनस 2c। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालें तो -1/2, और यहाँ c की वैल्यू अगर रख दें तो b इक्वल टू 1/2 हो जाएगा हमारे पास। अब इन सारी वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो आइए इन सब वैल्यूओं को उठा के समीकरण जब 1 में हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा समीकरण, यहाँ लिख लेते हैं हम t इक्वल टू के m की कितनी आई 0, यानी हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। l का हाफ है, यानी कि l 1/2 1/2, और हमारा g नहीं c की वैल्यू -1/2, यानी कि g की -1/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू के √l/g लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे भैया लिख सकते हैं, साफ साफ लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये हाफ हो गया, इसका ये हाफ तो होगा ही होगा, लेकिन माइनस में है तो g नीचे या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से k की वैल्यू प्रयोगों से पता चला है भैया ये 2π होती है, तो यहाँ पर जब क्या हो जाएगा t इक्वल टू 2π √l/g। समझ में आया? हाँ बिल्कुल आया। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। आपको बेहतर समझ में आया कि हम उम्मीद करते हैं, बाकी तो आप जानते होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके चौथे अनुप्रयोग और लास्ट अनुप्रयोग को क्या करते हैं हम। देखिए चौथे अनुप्रयोग में हम क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण दिया होता है उस समीकरण से हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट जैसे जो अचर होते हैं उनकी क्या करते हैं, हम विमाएँ निकालते हैं। जो अज्ञात अचर होते हैं, जो हमारे समीकरण में जो अज्ञात अचर दे दिए जाते हैं, अज्ञात अचर वाले पद जो दे दिए जाते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, विमाएँ निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। देखिए ये होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है, विमाओं के समयंगतता का सिद्धांत, ये भी बताता है कि भैया अगर किसी समीकरण में जोड़ या घटाव के पद दिए गए हों, अलग अलग पद दिए गए हों, तो वो अलग अलग करके उस एक पक्ष के बराबर होंगे। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अभी आप जब हम करेंगे ये क्वेश्चन कह रहे हैं या एग्जाम्पल करके जब आपको हम बताएंगे तो आपको विधवत समझ में आएगा। चलिए करके देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई समीकरण दिया हुआ है, b a प्लस bt प्लस cy d प्लस t। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारे चर हैं, चर हैं, क्या कहते हैं, ये b और c, तो इनका क्या करना है हमें, इनकी विमाएँ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बताया नहीं आपको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, उसमें क्या बताया कि जो ये होंगे अलग अलग इसके बराबर होंगे। तो आइए करके देखते हैं, फिर विमीय संतुलन से करके देखते हैं, फिर निकालते हैं। तो आइए देखिए b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये के, तो b की विमा क्या होती है, यहाँ से सीधा सीधा हम विमा लिखते हैं, ये हो जाएगा, मान लो ये की विमा। तो यहाँ पे अगर b की विमा निकालें तो ये हो जाएगी lt-1। तो भैया कहाँ से आया lt-1? अरे भैया दूरी बटा समय, मतलब विस्थापन बटा समय। तो ए की विमा lt-1 आ गई। अब इसी तरह हम bt की करके देखते हैं, तो lt-1 इक्वल टू विमा b की और t की विमा t होगी। अब यहाँ से t इसके नीचे आ जाएगा और फिर इसके ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा lt-2 और ये हो जाएगा विमा b के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला टर्म, हम देखते हैं ये वाला टर्म क्या है हमारे पास, b इक्वल टू cy d प्लस t। अब एक चीज़ बताओ, ये समय के साथ जोड़ा गया है, यानी भैया साफ है कि इसकी बीमा भी समय की बीमा होगी। तो इस पूरे बीमा को हम t मान सकते हैं, क्योंकि भैया ये समय के साथ जोड़ा गया है ना t।
और हमें सी की बीमा निकालनी है। तो फिर रखते हैं, तो यहाँ से जब इसको रखेंगे तो क्या होगा, देखिए LT-1, ठीक, और उसके बाद में C और यहाँ T। अब ये T क्या होगा, ऊपर जाएगा और ये T वाला नीचे है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो L=C आएगा, ये हमारा पास आ जाएगा। तो ये समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत समझदार लोग हैं, तो आप ये सब चीज़ें समझते होंगे, ये वाला ये यहाँ से कैसे गया, कैसे नीचे ऊपर हुआ, सारी चीज़ें। तो अब आइए इसके बाद हम देख लेते हैं कि बीमाओं के जो हम बीमाएँ हैं डायमेंशन की लिमिट्स क्या क्या होती है, क्या क्या मतलब लिमिट्स हैं, ये क्या किस किस चीज़ों में ये असक्षम रहे हैं बताने में, क्या क्या चीज़ें ये, तो इनकी हम दोष कहें या सीमा कहें, तो आइए देख लेते हैं वो भी। पहला क्या है कि जैसे हमारे पास कोई समीकरण दिया हुआ है, किसी भौतिक राशि का अगर समीकरण दिया हुआ है, तो जो हमारे के उसमें होता है कि कैसा के होता है जिसकी बीमा नहीं होती, तो उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, उसका मान जो है या उसकी बीमा, उसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बीमा नहीं दी गई भैया। और कर किसके बेस पर है हम, प्रमेय बेस रिलेशन, यानी कि कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें के दिया गया हो और के की कोई बीमा ना हो। तो ऐसे समीकरण को ये समझाने में या इसकी व्याख्या करने में या इनका मान बताने में ये भैया हमारे जो हैं डायमेंशन एनालिसिस वाले, ये सारे रूल इनके फीके पड़ जाते हैं, ये नहीं बता पाते, यहाँ पे काम नहीं कर पाते। तो चलिए अब इनके आगे देखते हैं दूसरी इनकी लिमिट्स क्या हैं। आइए, दूसरा हमारे पास क्या है कि जैसे दूसरा कि ये तो कोई भौतिक राशि है, वो तीन से ज़्यादा राशियों पर निर्भर करती है, मतलब 3 से अधिक राशियों पर वो निर्भर करती है। जैसे कोई भौतिक राशि है वो क्या है, 1 2 3, जैसे हमने क्या निकाला था आवर्तकाल का, तो वहाँ पे MLT पे निर्भर कर रहा था। अब ऐसी कोई राशि हो जो 3 से ज़्यादा राशियों पर निर्भर करती हो, तो भैया ये नहीं काम आएंगे वहाँ पे, ये नहीं बता सकते आपको कि फिर वहाँ इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ये कौन, ये डायमेंशन वाले भैया, इनके सारे नियम वहाँ पे काम नहीं करते। यानी ये क्या करेंगे, वहाँ पे जो 3 से ज़्यादा चीज़ों पर जो राशियाँ निर्भर करती हैं, 3 से ज़्यादा भौतिक राशियों पर जो राशियाँ निर्भर करती हैं, उनको इनके बीच में संबंध नहीं बता पाएंगे। यानी ये इनकी दोष है या सीमा है। चलिए अब आगे बात करते हैं इनकी तीसरी सीमा की। हाँ, तीसरा क्या है कि इनकी सहायता से, मतलब विमीय रीत की सहायता से हम जैसे त्रिकोणमितीय समीकरण हो गए हमारे, और लघुगणकीय हो गए, चरघातांकीय समीकरण हो गए। आज समीकरण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या या उन समीकरणों की व्याख्या हम जो है इससे नहीं कर सकते। ये भैया वहाँ पे भी फेल है, मतलब ना तो त्रिकोणमितीय समीकरण को ये समझा सकते हैं, न चरघातांकीय, न लघुगणकीय, मतलब इन सब चीज़ों को ये समझा नहीं सकते भैया, ये वहाँ पर भी फेल हैं। तो तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम चौथे की, इनका चौथा जो लिमिट है वो क्या है। और क्या चौथा, इन भैया की सहायता से क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई समीकरण है तो क्या है कि जैसे मान लो उनके एक पद में या दोनों पद में 2 या 2 से अधिक जो है प्लस और माइनस के जो है पद हैं, ठीक है, तो इनकी सहायता से उनकी व्याख्या कह लीजिए या उनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता इनकी सहायता से, ठीक है, ये भी इनका दोष है, ठीक है, ये इनकी सीमाएं हैं। आप लोग को वीडियो लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये तो कहने वाली कोई बात नहीं, आप लोग बड़े अच्छे हैं, कर चुके होंगे। तो और आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम बात करेंगे एरर एनालिसिस की अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में। और ये आपको जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, ये फिजिक्स है डिप्लोमा और बीटेक में, और साथ साथ जो इंटर फर्स्ट ईयर के लिए भी ये सही है। काफ़ी सिलेबस, तीनों के सिलेबस को देखते हुए मेंटेन किया गया, डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा लेक्चर देखते रहिए।